बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म ने FPR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तकरीब से इफ्तिताई ख़िताब किया है और उस पर गुफ्तगू की है कि मुल्क को चलाने के लिए ज़ाहिर पैसा चाहिए और FPR की बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे काबीना इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए, क्या फ़ैसले किए गए और क्या कुछ डिस्कस होता रहा, वो भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आज PDM का भी इजलास था और PDM के भी कुछ अहम फैसले आए हैं। एक तो उन्होंने मुतालबा किया है कि 2022 में इंतखाबात करवाए जाएँ और इसके अलावा फिर जो लोग वहाँ पे हाज़िर नहीं थे उनको शो का नोटिस भी उन्होंने अपने मेंबरान को जारी किए हैं। तो PDM के मुतालबात और आइंदा के क्या अमल है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक भारतीय एजाज़ हासिल करने वाले अभिनंदन, सोशल मीडिया पर भी बड़ी उसकी तुरगत बनाई जा रही है, उसको जो एजाज़ दिया गया भारत में उस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। सजाद साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब ये फरमाते हैं कि ज़ाहिर है जब तक टैक्स और रेवन्यू का मामला शफाफ अंदाज में, बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ेगा तो ज़ाहिर है मुल्क का ख़जाना नहीं बढ़ेगा। उसके नतीजे में हमारे अखराजात ज़्यादा है, रेवन्यू कम है, तो फिर हमें कर्ज़े लेना पड़ते हैं। तो ये जो ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी और सिस्टम बनाया है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर थे और जब अपोजिशन में थे और वो धरना दे रहे थे, ये सारी बातें वहाँ किया करते थे। ये 3 साल में सिस्टम क्यों नहीं बन सका? जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बने, तो इन्होंने जनाब शब्बर ज़ैदी साहब हमारे दोस्त हैं, उनको इन्होंने जनाब FBR का चेयरमैन बना दिया। अब कमाल ये है कि इस पर मैंने कॉलम भी एक लिखा था और मैंने कई प्रोग्रामों में भी ये कहा कि शब्बर ज़ैदी साहब जो हैं वो 40 साल तक लोगों को ये बताते रहे हैं कि टैक्स चोरी कैसे होता है और उनको लगा दिया गया है अब लोगों का कि जनाब आप जो है ना टैक्स की चोरी को रोकें। एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी कंपनियां थीं और जो लोगों को ये सारी वारदातें बता रहा था, उस आदमी को लगा दिया गया FBR का चेयरमैन और पता नहीं क्या कुछ करके प्राइम मिनिस्टर ने उनको उसी तरह हीरो बनाया जैसे असद उमर साहब को बनाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, असद उमर साहब भी एक नाकाम वज़ीर ख़जाना के तौर पर यहाँ काबीना से आउट हुए और शब्बर ज़ैदी साहब भी चले गए। तो अभी जो जहांगीर तरीन साहब, शौकत तरीन साहब की तजवीज़ पे जो सिस्टम आया है, पाकिस्तान में टैक्स जो ताजर है वो टैक्स देना नहीं चाहता, जो पैसे वाला आदमी वो टैक्स देना नहीं चाहता। तो टैक्स लेना तो हुकूमत का काम है, लेकिन उसकी बड़ी वजह ये तो आप वजह बता रहे हैं ना कि ताजर टैक्स नहीं देना चाहता, ये सारी वजूहत है। इस पे वैसे वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है, लेकिन उन्होंने फिर एक बड़ी वजह वही बताई है जो कंटेनर पे भी बताते थे, जो अपने इब्तदाई दिनों में भी करते थे, अब भी कर रहे हैं हुकूमत के, और वो है जो कर्ज़े लिए गए पहले और फिर जो अखराजात गुज़िश्ता हुकूमतों में किए गए, ये सारे मामलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या गुफ्तगू की है, पहले सुन लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। ये सुनाइएगा क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म ने। एक कर्ज़े ले लिए इतने पिछले 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। यानी ये मैं कई दफा हैरान होता हूं कि इन लोगों को तो सजाएं मिलनी चाहिए इस वक्त कि आपने कैसे 6 ट्रिलियन से 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा ले गया अब 30 ट्रिलियन पे। कोई बड़े काम नहीं, कोई डैम्स नहीं बनी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स नहीं हुए चले जिससे आमदनी भी होती। गुफ्तगू सुनी आपने वज़ीर-ए-आज़म की। जी सजाद तरीन साहब, वो 2008 से 18 का सारा मलबा है जो हम भुगत रहे हैं, वो ये बात 2008 और 18 का भी दे दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कमीशन बनाऊंगा कर्ज़ों के बारे में, वो क्यों नहीं बनाया कमीशन और क्यों नहीं आया सामने? क्या ये मोटरवेज़ नहीं बने? मोटरवेज़ पे आमदनी नहीं आ रही? मोटरवेज़ जो है वो बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे। अगर ये बड़े प्रोजेक्ट नहीं हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर आप ख़ुद बता दें कि उन्होंने पिछले 3 साल में कौन से बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं। वो बता दें कि जी हमने फ़लाँ कर लिया और फ़लाँ कर लिया और 500 डैम खड़े कर लिए और 500 डैम और खड़े करने वाले हैं। पैसा ही नहीं है ना, कर्जे ले के पैसा ही नहीं है तो कैसे नए प्रोजेक्ट आए? वो जो मुआशी अबतर सूरत-ए-हाल का वो शिकवा कर रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमतों, वो कर्जे भी ले रहे थे, मोटरवेज भी बना रहे थे, मेट्रो भी बना रहे थे, ऑरेंज लाइन भी बना रहे थे, वो बना रहे थे ना, वो भी तो कर्जे लेके बना रहे थे ना। तो वो कह रहे हैं हमें तो कर्ज वापस करना पड़ रहा है, कर्जा वापस करना पड़ रहा है और आवाम की हालत भी आपके सामने है, उस वक्त भी आपके सामने थी, आज भी आपके सामने है। तो ये कह देना कि फलां ने ये किया था, भाई आप 3 साल हो गए, आप चोर डाकू और ये कर्जे ये कर रहे हैं, आप अपनी पॉलिसियाँ बताएं, आपकी पॉलिसियों ने क्या किया
है, अपनी पॉलिसियों पे। पॉलिसी तो अब आ गई ना, वो यही तो कह रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी से हमारे रेवेन्यू 6,000 अरब तक बढ़ जाएंगे। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, कोई जून दूर नहीं है। और जब बजट होगा उसमें देख लीजिएगा कि इस पॉलिसी के क्या असरात होते हैं। फिर जो है IMF की तरफ हम जा रहे होंगे कुछ कोर लेके, फिर वो कह रहे होंगे बिजली बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और टैक्स। तो इसमें क्या वजह है, इदारे क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हुकूमत के साथ? ये FBR का इदारा बिलखसूस कोऑपरेट नहीं कर रहा। FBR के लोगों के आप असासे चेक करें, अरबपति लोग हैं, अरबपति लोग। FBR में बेपनाह करप्शन है, अरबपति लोग हैं, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, किसी के लंदन में पढ़ते हैं, किसी के कहाँ पढ़ते हैं, कोई इनको गर्ज नहीं। यही सवाल है ना। FBR में बैठे हुए लोग जो हैं, मैं ज़ाती तौर पर कुछ लोगों को जानता हूँ, FBR में बैठे हुए लोग खुद लोगों को बताते हैं, ताजरों को, सरमायाकारों को, कि टैक्स चोरी कैसे करना है। ठीक है, और गरीब आदमी को बेचारे को जो है वो जाके उस पर रेड भी हो रही है और टैक्स। फिर आप बताएं कैसे सूरत हाल बेहतर होगी? तो ये कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करेंगे ना। उन्होंने कहा था मैं टैक्स रिफॉर्म करेंगे, आज तक नहीं हुई। वो रिफॉर्म यही हुई कि शबरजादी को ले आए। शबरजादी का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये सिर्फ बातें ही हैं, ये तकरीबात चलती रहेंगी, ये सिर्फ प्रोग्राम और पॉलिसीज बनती रहेंगी, लेकिन अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि इदारे नहीं चाहते, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती। अच्छा, इसके साथ आज काबीना का जो इजलास हुआ, तरीन साहब, काबीना के इजलास में ज़ाहिर है अहम फैसले किए जाते हैं। कुछ फैसले बहरहाल हुए भी कि एक तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, दीगर मामलात पे बात की गई है, लेकिन उस पर फिर वो ऑडियो टेप भी डिस्कस होती रही है। आज साकिब निसार साहब की तवक्को थी, गुज़िश्ता रोज़ हमने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की कि आज काबीना का इजलास है तो उसमें कोई इस पर फैसला करें, कोई तहकीकात की जाए, मगर कोई इस नौयत का फैसला नहीं सामने आया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं बस साबित हो गया कि वो गलत थी ऑडियो टेप। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने आज तो बहुत बातें की हैं कि काबीना में कहा जी सिंध में भी महंगाई, सिंध का भी कहा है उन्होंने। तो सर मैं ये जब आई थी ना ऑडियो टेप, मुझे नहीं पता कि ये हुकूमती वज़रा क्यों उस टेप के पीछे खड़े हो गए और क्यों ये कहते हैं कि ये झूठी है, ये इस तरह है, ये फ़लानी टेप आ गई, ये फ़लानी टेप आ गई है। भाई बात ये है, ये सच्ची है, ये झूठी है, इसके लिए एक JIT बनाई जाए, ठीक है, जो इसको चेक करे, ठीक है। और जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी ब्रेक की और साथ वो जो अमेरिकन की उन्होंने एक कंपनी की रिपोर्ट लगाई है, ठीक है, उस पर भी केस किया जाए। वहाँ की अदालतें हमारी जैसी तो नहीं है ना कि जनाब लटकते रहें केस, वहाँ तो फिर फैसला भी हो जाएगा और पैसे भी कमाए जा सकते हैं। की जाए आपके, वो मैं कहता हूँ वो तहकीकात हों, एक तहकीकात होकर चीज़ें सामने आएँ और सामने आके बताया जाए कि जनाब ये तहकीकाती रिपोर्ट है, ये फ़लाँ लेबॉर्ट्री से फ्रांसिक हो गया इसका, और उसके मुताबिक ये जहली है। सारी जो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो साकिब निसार की टेपों पर अब आ गई है। तो इनके पीछे खड़े होने से फिर ऐसे लगता है कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है। इनके पीछे खड़े होने से या EVM की बात करने से मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम जो है वो आवाम का मामला है, महंगाई का मामला है। वैसे मईशत पे आज काबीना में बात तो हुई और बातें होती चली जा रही हैं, लेकिन आज एक वजह बताई है महंगाई की। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी वजह बता दी है कि जनाब क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत को क्या मुश्किलात हैं, और वो वजह है सिंध हुकूमत। मुराद अली शाह साहब बड़ी वजह है, वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत महंगाई की वजह है, वो वक्त पे गंदम रिलीज़ नहीं करती, दीगर मामलात में वो सपोर्ट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, तो वो उसके नतीजे में फिर महंगाई में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में पहले सुन लें, अगर आप इजाज़त दें तो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं। जी सुनाइएगा। तो इसलिए मैं मुराद अली शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ज़रा इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें। इस तरह से आप जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें और अपने मामलात जो हैं उनको ठीक करें, अदरवाइज़ फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर आपकी नाराज़गियाँ शुरू हो जाएंगी कि ये जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी और आ जाएगा कि सिंध में ये कर दिया और वो कर दिया। देखिए जी, आज फिर मजबूरन सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने वार्न किया है कि जनाब आप ये वजह ना बने। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अपनी तमाम नाकामी IMF के पास सिंध मुराद अली शाह गए हैं। IMF के पास शुरू में ताख़ीर से मुराद अली शाह ने फ़ैसला किया था जाने का। मुराद अली शाह ने कहा था कि मैं ख़ुदकशी कर लूँगा और IMF के पास नहीं जाऊँगा। ये पॉलिसियाँ तो मरकज़ ने बनानी हैं, मरकज़ की पॉलिसी हैं। अब जब कुछ नहीं तो आप सिंध पर डाल दें जी कि चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने ये किया है, बाकी भी तो चीफ़ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी आपने वसीम अकरम प्लस लगाए हुए हैं,
वहाँ केपी में भी आपने महमूद खान लगाए हुए हैं, इसी तरह वहाँ भी आपके अपने हमायती हैं, बलूचिस्तान में भी कदूस बजिंजा साहब, उनका भी आप देख लें। ये कह दें बाकी सूबों में अगर दूध और शहद की नहरें हैं तो चलें फिर आप कह सकते हैं कि सिंध में मामला जो है चीफ मिनिस्टर के पास वफाकी सतह पर फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं है। वफाकी सतह पर जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो कैबिनेट मीटिंग होती है और कैबिनेट है वो उसमें फैसले किए जाते हैं। कुछ चीफ मिनिस्टर तो नहीं करता फैसले। नहीं, वो कहते हैं अगर हम कार्रवाई करता है मरकज तो फिर नाराज हो जाते हैं ना वो। नहीं, तो इधर तो वो बुला के वजीर आजम कह देते हैं, अपने वसीम अकरम प्लस को कह देते हैं यूं कर दो, वो कर लेते हैं। देखें, जो कार्रवाई मरकज कर सकता है उसको करे ना, कुछ ना कुछ तो करे ना, जो मरकज करना चाहता है वो करे सिंध पर। फिर सियासत आ जाती है। मैं कहता हूँ आ जाए ना सियासत करता है, वो अवाम को बताएं कि जनाब हमने सिंध पे ये एक्शन किया और महंगाई से कम हो गई है, आटा सस्ता हो गया है, दाल सस्ती हो गई है, चीनी सस्ती हो गई है, हमने सिंध पे चीफ मिनिस्टर को हटा दिया है, आप हटा दें, आप कोई और लें, कुछ एक्शन करें, जो आप करना चाहते हैं करें ना आप एक्शन। कौन रोकता है आपको एक्शन से? इस तरह टीवी पे आके कहना कि हम एक्शन करेंगे, फिर चीखें निकलेंगी, फिर ये होगा। भाई आप उनकी निकालें हुक्मरानों की चीखें, जो वो करते हैं उनको पकड़ें, कम अज़ कम आवाम को तो रिलीफ देना। ये बहाना बना के कि जी हम ये कर लेंगे फिर जमहूरियत ख़तरे में होगी, हम ये कर लेंगे तो फिर फलां चीज़ ख़तरे में होगी, इस तरह काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये अगर कार्रवाई की जाती है, जैसे अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फिर आप दराज जाते हैं हम करेंगे, तो एक किस्म की वार्निंग की थी, तो आप क्या समझते हैं सिंध में कार्रवाई से जो भी वजूहात हैं उससे ओवरऑल मुल्क में महंगाई पे कमी और काबू पाया जा सकेगा? देखें, जब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना तो फिर कहते हैं जी सिंध में ये हो गया, सिंध में वो हो गया। भाई सिंध में जो कुछ हो गया, ये तीसरी हुकूमत है तसलसल के साथ पीपल्स पार्टी की, ठीक है जी। सिंध में कुछ कर रहे हैं तो अवाम उनको वोट दे रहे हैं ना। अब आपने जो कुछ किया अब अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा। आप वहाँ एक्शन करके लोगों को बताएं कि जनाब ये हमने की हुई थी 2 नंबरी, ये हमने पकड़ ली है और ये हम इसमें जो है ना अब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। चीनी इतनी सस्ती हो गई है और आटा इतना सस्ता हो गया, फिर लोग तो कहेंगे ठीक है। फिर कौन कहेगा कि मुराद अली शाह के खिलाफ एक्शन ना करें या सिंध के जो लोग गड़बड़ करें उनके खिलाफ एक्शन ना करें? वो कहते हैं ये ज़ख़ीरा करते हैं गंदम, और पीपल्स पार्टी के कुछ मोअज़्ज़ज़ अरकान के स्टॉक्स में पड़ी थी। जो ज़ख़ीरा करते हैं, जो शुगर करते हैं, जिनकी शुगर मिली है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन करते? किसी ने रोका हुआ है? FIA तो आपके पास है ना, ठीक है, एक्शन तो किया जाए, आप एक्शन करें। चूँकि वज़ीर आज़म बार बार बात करते हैं कि जो उनको नहीं छोड़ूंगा चोरों और डाकुओं को, और जो लोग कर रहे हैं तो फिर आप करें ना एक्शन करें। केसेस अगर जरदारी साहब पे चल रहे हैं, मियाँ साहब पे चल रहे हैं, तो फिर अली शाह साहब का आप क्यों नहीं करते? ठीक है, इस पर भी करना चाहिए। दीगर भी कुछ आम मामला है उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं काबीना ब्रीफिंग हुई, जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि काबीना में क्या कुछ डिस्कस होता रहा है। सिंध जो है वजह महंगाई की, इस पे बात हो रही है। अच्छा, अभी आप बात करें थे दीगर सूबों की, उस पर भी फवाद चौधरी साहब ने यह जिक्र तो किया है कि पंजाब और KPK में तो हमने काफ़ी हद तक महंगाई पर काबू पा लिया। मामला सिंध का है। पंजाब और सिंध में क्या दूध, पंजाब और KPK में, पंजाब और KP में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या यहाँ चीनी 40 रुपए किलो है? क्या यहाँ आटा जो है वो 20 रुपए किलो है? आप मुझे बताएं, क्या पंजाब में और KP में रोटी जो है वो 6 रुपए की है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये पंजाब में और KP में किसी एक चीज़ का उन्होंने नाम बताया कि जी फलां चीज़ है वो इतने की है? ठीक है सर, ये बुनियादी अशिया जो आम आदमी के लिए मसला है, जो महंगाई को कंट्रोल करना, ये वफाक का काम है। चले, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेनेटर ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब वक्त देने का। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज हमारे वज़ीर इत्तलात और जो तर्जुमान भी हैं ज़ाहिर है, और काबीना के बाद ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जी महंगाई की बड़ी वजह सिंध हुकूमत है, मुराद अली शाह हैं, और हम ज़ाहिर है उनको जब कोई करते हैं तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए उनको खुद देखना चाहिए। जी, ये तो जाहिर है कि मैं उनकी बात तो तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन ये कि महंगाई की वजूहात क्या है उसको देखना जरूर जो है वो बहुत जरूरी है। ये सप्लाई साइड पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, इसकी वजह से ये तमाम एक सिलसिला चल रहा है। अब IMF से आपने जिस किस्म के वो किए हैं माहदे, उसके अंदर जो आपकी टैक्सेशन फिर से वो हुआ है, जो यूटिलिटीज हैं उनके प्राइसेस जो हैं उनको ऊपर किया गया है, और
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऊपर बढ़ाया गया। फिर क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस वजह से जो आपका ट्रेड गैप है वो बढ़ा है, और ट्रेड गैप बढ़ने की वजह से डॉलर जो इफेक्ट हुआ है, और डॉलर के बढ़ने की वजह से आपका जो है एक महंगाई का साइकिल है। तो ये और बहुत सी और चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और ये जो पॉलिसी है फेडरेशन की, मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा हिस्सा है इस पे महंगाई को बढ़ाने में। सेनेटर ताज हैदर वजीर इत्तलात ने ये कहा है कि मुराद अली शाह खुद कोई एक्शन लें, इन एक्शन आ जाए। वो कहते हैं अगर हम एक्शन करेंगे तो फिर सिंध वालों की चीखें निकल जाएंगी। नहीं, वो ऐसे बोलते रहते हैं बेसरोपा बातें, मैं उनकी बात नहीं सुन रहा। लेकिन असल चीज ये है कि हम और आप मिलके ये तज्जिया करें कि आखिर महंगाई क्यों है जी। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको बताऊं कि ये डिमांड साइड की वजह से नहीं है कि स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। नहीं, ये इस वजह से नहीं है कि लोगों की जेब में बहुत पैसे हैं और उनको चीजें खरीदनी है इसलिए इन्फ्लेशन हो रहा है, ये बात नहीं है। सप्लाई साइड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ऊपर जा रही है, जो यूटिलिटीज के पैसे हैं, जो पेट्रोलियम के पैसे हैं, जो मुख्तलिफ टैक्सेस लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, इस पे ताजा साहब जो वजह बताई जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि गंदम का जो मामला है उसमें ज़ाहिर है सिंध जो है वो ताख़ीर करता है, बल्कि ऐसे केसेस भी आए हैं कि उन्होंने स्टॉक कर ली और ख़राब गंदम निकली, फिर वहाँ पे छापे भी मारे गए हैं। तो वो एक बड़ी वजह है आटे में महंगाई की। ताख़ीर की है बिल्कुल, और हम ताख़ीर करेंगे मजीद, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी क्राइसिस आए जो कि आ चुकी है, उस वक्त हमारे पास स्टॉक में कुछ भी ना हो। यानी अगर हम अपने स्टॉक मार्केट में फेंक देंगे तो जहां वो 66 लाख टन गंदम गई है पहले फसल के बाद, तो वहां वो भी चली जाएगी। हम एक फॉल बैक पोजीशन जो है उसको संभाले हुए कि जिस वक्त ये तमाम क्राइसिस आई है, और अब थोड़ी थोड़ी 15 तारीख से हमने रिलीज करनी भी शुरू की है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम अगर इस रेट पर रिलीज करते रहे तो नई फसल आने तक ये हमारा जखीरा जो है चल जाएगा। ये तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को अपने पास स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए। तो ताजा साहब, क्या इस पर कोई पहले से पॉलिसी मौजूद नहीं है? क्या वजह है वफाकी हुकूमत को ये बातें करना पड़ रही हैं? अगर सिंध ने मैं नहीं सुन रहा उनकी बातें ना, लेकिन सर डिस्कस तो होगी ना, वो कौन को बता रहे हैं। लेकिन ताज भाई इसकी क्या वजह है? ये तो कैबिनेट में डिस्कस हुई है बात, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में जो कैबिनेट हुई है उसमें ये डिस्कस हुई है कि पंजाब में और केपी में महंगाई कम है, सिंध में महंगाई बहुत ज्यादा है और वहाँ अवाम बहुत परेशान है। ये तो कैबिनेट में डिस्कस हुई है। पेट्रोल का तो रेट वही है, इलेक्ट्रिसिटी का भी रेट वही है, और ये इसमें इलाकाई नहीं है, ये बैनुसूबाई जो हमारा इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो तो नेशनल पैमाने पे। ये नहीं होता कि मुल्क के एक कोने में रेट कुछ हो और दूसरे कोने में कुछ और, क्योंकि अगर ये हो तो फिर एक जगह से दूसरी जगह चीजें जो है वो ट्रांसफर होती रहे। आजकल तो इंटरनेट पे सारी ट्रेडिंग होती है। सही। तो ताजा साहब, क्या बैनुसूबाई मामलात में कोई पॉलिसी पहले से और फ्रेमवर्क क्या मौजूद नहीं है? क्या वजह है कि ऐसी बातें सामने आती हैं? नहीं, देखिए ये सूबाई मामलात हैं और हर सूबा अपना अपना फसल आई, कहा कि बड़ी बम्पर क्रॉप आई, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया वो, और अब स्टॉक्स जो है वो नहीं है हमारे पास। तो ये चीज जो है ना, इसको हम सिंध के अंदर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि स्टॉक साथ में रहे। मेरे ख्याल से एक कोई भी मतलब इसके लिए इकोनॉमिक्स में आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि भाई बचा के रखो थोड़ा सा अपने लिए बुरे वक्त के लिए। सेनेटर ताज हैदर, ऐसे लगता है कि जैसे एक बार फिर सिंध और वफाक कोई आमने सामने आ गए हैं और मसाइल हल करने की बजाय कोई माजराई शुरू हो गई है। नहीं, हम तो आमने सामने नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उनको डील कर रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके जवाब देते फिरें या उनसे लड़ते फिरें। हम तो अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चला हो जाए।
और ये असल में जो मैं वफाकी हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा मसला देख रहा हूँ कि वो सारा वक्त अपना दूसरों को बुरा भला करने में लगा देते, तो कहाँ से टाइम निकालेंगे ये लोग कुछ काम करने के लिए, मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, भाई आप 10 बातें कह रहे हैं, आप 20 और कहें। ताज हैदर साहब, ये जो जैसे अभी आपने फरमाया और ये बात हो रही है कि जनाब आप उनकी बात नहीं सुन रहे, वो आपको वार्निंग कर रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि चीखें निकलवा देंगे, तो इसका मतलब है जो शिकवा किया जा रहा है कि सिंध और विफाक के दरमियान कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का लैक है, जाहिर है उसके नतीजे में मुल्क को भी नुकसान होता है, अवाम को भी होता है, वो एग्जिस्ट करता है। देखिए ना, कोई कोऑपरेशन की कोई अगर खत आता है तो उसको जरूर देखा जाता है, या कोई तजवीज़ आती है, जाहिर है विफाक से आ रही है तो उसको और उसका जवाब भी दिया जाता है। इसी तरीके से जो पानी की खोट थी, ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से गन्ने की फसल हमारी डिले हुई, उस पर हम खत पे खत लिखते रहे। ये जो नई कैनाल आप निकाल रहे हैं, इसके ऊपर हम मेरे ख्याल से 6 खत लिख चुके हैं जिसका कि आप जवाब नहीं दे रहे। तो ये तमाम चीजें जो है ये देखने की हैं, और लेकिन ये तो नहीं होता ना कि आप सुबह से शुरू हुए और रात के 1 बजे तक आप बुरा भला कह रहे हैं। मैं इनसे कहता हूं कि दिन में आधा पौन घंटा काम करने के लिए भी निकाल लें, सही काम भी कर लिया करें। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब, अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। अब ताज हैदर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो ज़ाहिर है वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये गुफ्तगू से नज़र आ रहा है कि वो भी ज़रा एलिनेट हुए हुए एक साइड पे हैं, वो भी बात नहीं सुनना चाह रहे, सिंध वाले भी, और वफाकी हुकूमत भी उनको जो है इस किस्म की बातें कर रही है। बल्कि सिंध में जो गवर्नर हैं ज़ाहिर है इस वक्त इस्माइल साहब उन्होंने भी बातें की हैं, और फिर इसके अलावा वहाँ पर जो सूबाई असम्बली में मौजूद हैं PTI के अरकान, वो भी इसी नौयत की गुफ्तगू करते हुए, रिएक्शनरी गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। देखें PTI जो है ना, वो उसका जैसे सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि वो दूसरों पर तनकीद करने पे टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अब देखना ये है कि अगर सिंध की गंदम का कोई मामला है और वो तो कह रहे हैं हम नहीं दे रहे, देखें उस पर बात तो सही है, देखें बात रिलीज नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ आप अगर ऐसी कोई बात है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तलब करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को, कि ख़ुद वहाँ चले जाना चाहिए, उसको बैठ के वहाँ बात करनी चाहिए, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला लेना चाहिए, सब चीफ मिनिस्टर को वहाँ उसमें इशू रखना चाहिए। देखिए चीज़ें हल करनी है ना, ये नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे से उलझते रहें और आवाम जो है हम जैसे गरीब आदमी को पिसते रहें और मसाइल का शिकार होते रहें। मैं ये कहता हूँ कि आप बैठ के इसको हल करें, लेकिन हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो इस मूड में नज़र नहीं आती कि चीफ मिनिस्टर को बुलाइए, चीफ मिनिस्टर से बात करें। हमारी तो सूरत हाल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन लोगों के बारे में उनके मिनिस्टर्स ने ये कहा कि जनाब इनको इंडियन फंडेड है और इंडिया से मतलब इनको फंड आ रहे हैं और मुसल्ह जत्थे हैं, कलाशनकोफों से पुलिस वालों पे फायरिंग कर रहे हैं, उनसे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये किस तरफ आप पाकिस्तान को ले रहे हैं, ज़रा आपको भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सिंध की ये बात कर रहे हैं ना कि गंदम रिलीज नहीं, आज वैसे सेनेटर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जनाब सिंपल सी बात है कि हमारी गंदम है, हमने स्टॉक की हुई है और मुश्किल वक्त के लिए स्टॉक की हुई है। आप बम्पर करार के बावजूद इस वक्त आपको इंपोर्ट करना पड़ी गंदम और आटे की ये कीमत है, तो हम क्यों ऐसा करें? फिर कल को जब हम रिलीज कर देंगे तो हमारे सूबे में जब सूरत हाल पैदा होगी तो आप कहेंगे कि जनाब देखिए वहाँ पे ज़्यादा महंगाई है। तो वो उस सूरत हाल से बचने के लिए पहले ही इकदाम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको तो फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल है वो अपनी आवाम के लिए स्टॉक करके रख रहे हैं। अगर कोई दीगर मामला हैं फिर उनकी तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ज़रा नज़र डालेंगे अपोजिशन की सूरत हाल पे। आज मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में PTM का इजलास हुआ है। क्या कुछ वहाँ पे तय पाया और क्या मामलात हुए हैं? हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी साहब। जी कामरान, बताइएगा आज PTM के इजलास में क्या डिस्कस हुआ और क्या लाए अमल बताया गया? देखें कि एक तो इजलास जो है वो अभी जारी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। बड़ा तवील इजलास 3:30 बजे ये शुरू हुआ था और अभी तक जो है वो जारी है। अभी भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तवील मुशावरत जो है वो सिर्फ एक नुक्ते पे जो है वो ताहाल हो रही है, वो है लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च के हवाले से सियासी जमातों का अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो
बाकी जमातों से थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक इजलास में मुशावरत हो रही है। ताहम कुछ चीज़ों पर जो मंजूरी दी गई है, जो स्टीयरिंग कमेटी के फैसले थे, और साथ में जो है वो PDM की जानब से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो मामला ऑडियो लीक का आया है, उसे जो है वो अवामी सतह पर उजागर करने का जो है वो फैसला किया गया है। और साथ में स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों की रोशनी में जो है वो फरवरी 2022 या मार्च 2022 तक जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। तारीख का ऐलान जो है वो नवंबर के इख्तिताम पर किया जाएगा। इस हवाले से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो अवामी हल्के हैं, उनसे जो है वो मुशावरत का फैसला किया गया है। वुकला, उनके अलावा ताजर बरादरी को जो है वो मुशावरत में शामिल करने का फैसला किया गया है। उनसे भी मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आपने हमें डिटेल्स बताई हैं। इसके साथ साथ ये भी मामला है, सियातरीन साहब, PDM का भी ये मामला है, लेकिन उसके साथ एक और भी मामला है, और वो ये है कि जनाब अभिनंदन, माशाल्लाह आप उनकी मूंछों के बड़े शौकीन हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। जाहिर है वो खुद इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा उन पे तनकीद भी हो रही है और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उनका उड़ाया जा रहा है। उनको भारत ने उठाकर जनाब एजाज़ दे दिया है, वो वीर चक्रा उनका एजाज़ है। वो किस बुनियाद पर दिया है ये समझ में नहीं आ रही। उसको जो अवार्ड उन्होंने दिया है ना, वो इस बात पे दिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको जूते मारे, उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको यहाँ चाय पिलाई, अवाम ने यहाँ की पाकिस्तान की अवाम ने, कश्मीरियों ने उनकी पिटाई की, उसको जूते मारे, और उसके बाद यहाँ पाकिस्तान ने उनको चाय पिलाई और फिर उनको वापस भेज दिया। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसको छोड़ दिया। अब ये जो है, ये जो उन्होंने दावे किए थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सारी चीजें आ गई हैं सामने। मतलब सवाल है ना कि किस बहादुरी का आपने उसको एजाज़ दिया। बालाकोट पे हमने ये किया, हमने वो किया, वो कुछ नहीं हुआ, वो एक कौवा और चंद रख जो है वो गिराए गए थे और कुछ नहीं हुआ था। उनको हमारी एयरफोर्स ने बहुत जूते मारे, और हमारी एयरफोर्स का ये रिकॉर्ड है कि इंडिया के खिलाफ जब भी हमारी जंग हुई, आप देख लें कि उन्होंने इनको ऐसे ऐसे जूते मारे हैं, ऐसे ऐसे जूते मारे हैं, और ये अपनी नाकामी, अपनी शर्मिंदगी और अपनी सारी मायूसियों को छुपाने के लिए वो एक जैली आदमी जो मार खा के यहाँ से गया है, वो जनाब उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे सिर्फ ये नहीं, हीरो नहीं बनते। चले हम तो करेंगे तरकीद, हमने तो उसकी पिटाई की है और फिर हम पाकिस्तानी कौम करेगी। एक भारत नवाज अमरीकी स्कॉलर हैं क्रिस्टीन फेयर, उन्होंने भी तरकीद की है, हालांकि वो हमेशा भारत की पॉलिसीज का हिमायत करती हैं। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या बात की है। Why would the National Command Authority convene if no damage happened? I'm astonished that this question has to be asked. The immediate analysis using satellite imagery, not 10 days after, does not show the damage that we have been presented today. And I'm going to say this clearly, and I rarely say this. I will say with 100% certitude, there was no F-16 struck down. The videos, we are told, came from Nowshera. You may not know this. People in Nowshera don't speak Punjabi. The video all show people speaking very tate Punjabi. Oh, kitne bande hain? Wo 2 bande hain, 3 bande hain, oh, kitne parachutes hain? No one in Nowshera speaks like this. This raises questions about the provenance of that video. मेरे ख्याल में अब मोदी साहब को समझ आना चाहिए, क्रिस्टीन फेयर एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, वो हमेशा हिमायत करती है। मेरे ख्याल में इससे बड़ी तनकीद क्या होगी जिस तरह से उन्होंने बताया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी इंडिया को जूते मारे हैं, इंडिया की एयरफोर्स को जूते मारे हैं, और ये जो ये कह रही है कि एक तो F-16 नहीं गिरा था, ये झूठ बोला गया, ये सारा झूठ। नौशहरा में लोग पंजाबी नहीं बोलते, सब झूठ, वो भी आपने झूठ, सब झूठ बोला। और वो ये कह, देखें बात ये है, बेशक वो भारत नवाज खातून है, उनकी पॉलिसियों की बड़ी हिमायत करती है, लेकिन जब इतना झूठ बोला जाएगा तो फिर वो लोग तो देखते हैं ना कि भाई ये तो बिल्कुल झूठ पे आ गए, और झूठ की बुनियाद पर जो अवार्ड्स दिए गए हैं जी, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वो नहीं है, अपनी कौम को एक बेवकूफ़ बना रहा है। असल में मोदी जो है, मोदी ने इतने जूते खाए हैं, और उनकी एयरफोर्स ने जो तारीख़ी जूते खाए हैं, फिर उनको फ्रांसी जहाज़ भी याद आ गए और वो भी लेने हैं और फलां भी करना है। ये जूते खा खा के इनका हशर नशर हो गया। हमारे पाक अफवाज है और एयरफोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स को सलाम है जी। हमारी एयरफोर्स की जो खिदमात हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल उन्होंने
इसको घेरा और इसको ऐसा मारा कि जनाब इनको फिर पता चल गया। अभी वो सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहे, लोगों ने इतना मारा कि उनको नानी याद दिला दी। अभिनंदन को ये सारे अवार्ड दे दें जी, इंडिया के जितने मर्जी अवार्ड बनते हैं वो सारे अवार्ड बना के दे दें। तो इसका मतलब वो जो शिकस्त खा के हमारी फिजाइया के हाथों, हमारे नौजवानों के हाथों, फिजाइया के 2 नौजवानों के हाथों जो वो मार खा के भाग के गया, वो जैली आदमी को हीरो बना रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम को भी अपने हीरोज को याद रखना चाहिए। वो हमारे हीरो हैं, हमारे हीरोज तो फिजाइया के जो लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और इंडिया को ये बता दिया कि जनाब ये हम ऐसे नहीं बैठे, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं कहता हूं कि पाक फिजाइयों को सलाम है। अच्छा, इस पे ये जो अवार्ड इनको दिया गया, ये वीर चक्र का अवार्ड वहाँ पे है नाम से, अब अभिनंदन को ये अवार्ड मिला, तो फिर हमारे वो कश्मीरी भाई जिन्होंने उसको जूतियाँ मारी थी और खूब पिटाई की थी, और हमारे फिजाइया के नौजवान जिन्होंने उसके सही दुर्गत बनाई थी, इसका मतलब है वो तो ऑटोमेटिकली अवार्ड याफ्ता हो गए ना, उन्होंने एक अवार्ड याफ्ता बंदे की पिटाई की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि असल में जो हीरो थे वो हमारी पाक जो फिजाइया है उसके जो नौजवान थे, दोनों कैप्टन वो थे, और कौम उन पर बड़ा फ़ख्र करती है। और वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है और जिस तरह उन्होंने भारतीय फ़िज़ाइया को ज़लील व ख्वार किया और अभिनंदन को जिस तरह पकड़ा और जिस तरह उसका हत्यारा मारा, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। और ये भी अचीवमेंट है, उन्होंने उल्टा जान बचाई लोगों से, यही हमारी फ़िज़ाइया ने जान बचाई, पब्लिक तो मार डालती। हमारी यही अचीवमेंट है कि उनके इंडिया के जो हमायती हैं, वो जो खातून हैं, वो उनको कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, और उनके झूठे होने के और क्या सर्टिफिकेट उनको चाहिए। ये वीडियोस पे उन्होंने बात की, उन्होंने 16 वाला वो क्रिस्टीन फेयर बात कर रही हैं, ज़ाहिर है एक रिनाउंड शख्सियत हैं वो, और फिर हमेशा भारत की पॉलिसीज़ की हिमायत करती रही हैं हमारे अगेंस्ट। आज जब वो शख्सियत भी ये बात कर रही है तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जूता कोई नहीं है जो इस वक्त मोदी सरकार के मुँह पर मारा गया। मोदी सरकार के मुँह पर इतने जूते मारे गए हैं, जब से ये आए हैं इनको इतने जूते मारे गए हैं। और मोदी कर क्या रहा है? मोदी कर ये रहा है कि मोदी ने अपनी कौम से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर सका। वहाँ के अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी हो गई है। अभी आपको पता है ना, किसानों के मुतालबात भी उसने मान लिया और उनको बड़ी देखने पड़े उसे, तो मुआशी हालत उनकी ख़राब है, लोगों के मसाइल हल नहीं। तो वो पाकिस्तान का एक खौफ पैदा करके ना लोगों की तवज्जो इस तरफ करना चाहता है कि जी पाकिस्तान जो है वो जंग कर रहा है, पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, ताकि उस जो भारतीय अवाम है, वो जो गरीब हैं, जो मेहनत कश हैं, वहाँ का मज़दूर तबका है, और जो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनके, महरूमी से मारे हुए जो लोग हैं, वो अपने महरूमियों के खात्मे के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए बात ना करें, बल्कि वो इसी चक्कर में रहें कि वो मोदी तो कह रहा है जंग होने वाली है, मोदी जी तो अभी जंग लड़ने वाले हैं, तो अभी जंग पे, और उसी कौम में वो जुनूनियत फैला के वो असला भी खरीद रहा है, वो जहाज भी खरीदना चाहता है, वो पता नहीं दुनिया में क्या क्या चीज़ें खरीदना चाहता है। स्टंट है उसका बुनियादी तौर पर ये कि हमने स्ट्राइक ऑपरेशन किया, हमने ये किया, हिंदुइज्म और जुनूनियत फैला के वो अगले इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तबाही और बर्बादी है। मोदी का अगर यहाँ इंडिया में रह जाना और दोबारा इलेक्ट हो जाना, ये मैं समझता हूँ तबाही और बर्बादी होगी हिंदुस्तान की। वो जो सेकुलर हिंदुस्तान था जिसमें लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे, इन्होंने आके एक हिंदुत्व और जुनूनियत पैदा कर दी लोगों में। अब वहाँ देखें क्या इंतहा पसंदी है वहाँ पर, और वो भी हुकूमती सरपरस्ती, इंतहा पसंदी, और उनके हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो पुलिस की निगरानियों में क्या कर रहे हैं। तो इस तरह अवार्ड देकर, एक जहली आदमी को अवार्ड देकर आप बड़ा बना दें और कहें जी ये बहुत बड़ा अवार्ड है और इसने बड़ा ये किया है। साहब खामोशी हो गई थी, चलो अभिनंदन को लोग ज़रा भूल गए थे, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में उसकी इज़्ज़त के लिए काफ़ी था। ये अवार्ड देकर तो उल्टा बेइज्जती करवा रहे हैं उस बेचारे की। ज़ाहिर है उनका बहरहाल एक ऑफिसर है, उल्टा ये एजाज़ नहीं दिया, क्या एजाज़ से ज़्यादा तो दुर्गत बन गई ना उस बंदे की। तो ये किस नौयत की पॉलिसीज है, कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? जो अपना यूनिफॉर्म यहाँ छोड़ के भागा जी पाकिस्तान में, ठीक है, और उसके बाद बाकी क्या रह गया? यहाँ से हमने कपड़े दिए ना उसको, यूनिफॉर्म तो यहीं उसका उतार लिया गया जी, और अब हमारे दिए हुए कपड़े पहन के वहाँ गया। तो ये सारी बातें दुनिया के सामने हैं और आज के दौर में छुपाई भी नहीं जा सकती। जो है, पाक फिजाइया जो है
वो मैं समझता हूँ कि वो एक दुनिया की मतलब जो दुनिया में चंद बेमिसाल किस्म की फ़िज़ाइया हैं उनमें शामिल है, और उन्हें साबित किया, और वो साबित किया, हमारे नौजवानों ने साबित किया। और हमारे यहाँ ना मीडिया पर ज़रा फ़िज़ाइया वालों का जिक्र कम होता है जी। उसकी शायद वजह यह है वो ख़ुद भी थोड़े से ढीले हैं, मतलब वो राब्ता नहीं रखते मीडिया से, और मीडिया को अपनी कारनामे और मीडिया को अपनी कामयाबियों से उस तरह आगाह नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए। सही। तो इस वजह से उनके बड़े बड़े कारनामे हैं, बल्कि हर जंग में हम 65 में देखें, 71 में फ़िज़ाइया के बड़े कारनामे, ये स्ट्राइक ऑपरेशन फ़िज़ाइया जो है, फ़िज़ाइया के ये दो नौजवानों ने जो अभिनंदन के साथ किया जी, ये मैं समझता हूँ तारीख याद रखेगी, बहुत तारीख याद रखेगी, आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि उनके साथ क्या हुआ है। तो फ़िज़ाइया वालों को खुद भी थोड़े से अपने कारनामे मीडिया में लाने चाहिए और बताने चाहिए। चलें, ये तो खैर सूरत हाल हो गई। मेरे ख्याल में दुनिया जब खुद तारीफ कर रही है हमारी फ़िज़ाइया की, और ये मौका खुद मोदी सरकार ने दिया है अभिनंदन को वीर चक्र का अवार्ड देकर, तो ये हमारे लिए ये काफ़ी है कि आप पे फिर क्रिटिसिज्म हो रहा है और हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, और ये खुद बता रही है कि किस नौयत की किस तरह की वहाँ से पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं और वहाँ इंप्लीमेंट की जा रही हैं। एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।